यानी कि ये जो इमेज है इसके बिल्कुल सेंटर में अगर आप एक लाइन खींचें तो उसके ऊपर हमारे ये लिंक्स आ रहे हैं। आप चलकर देख सकते हैं कि हमारे इस मेन कंटेनर में ये आइटम्स बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। तो दोस्तों फ्लेक्स ग्रो की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह काम करती है कि हमारे नेचुरल फ्लो में जो आइटम्स होते हैं, जैसे पहले 10 रैम के हमारे पास यहाँ 3 आइटम्स थे, उसके बाद जो बाकी स्पेस बचती है ये उस स्पेस को उन एलिमेंट्स के ऊपर डिवाइड करने की कोशिश करता है जो कि फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CSS में मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं। इसके अलावा हमने इन प्रॉपर्टीज को यूज करके अपनी नैव बार को कुछ स्टाइलिंग दी थी। अपनी नैव बार को स्टाइल करने का यह सिलसिला इस वीडियो में भी हम जारी रखेंगे और उसके साथ ही हम कुछ नई CSS प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में अपना 010-styles.css और 010.html पेजेस क्रिएट किए थे। इस वीडियो के लिए हम इन्हीं फाइल्स की कॉपीज बना लेते हैं ताकि जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं उसे जारी रखें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक स्टाइल शीट और एक फाइल क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले हम इसे अपने ब्राउजर में चलकर एक दफ़ा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वेब पेज उसी हालत में है जिसमें हमने इसे लास्ट टाइम छोड़ा था और अब हम इसकी स्टाइलिंग पर मजीद काम करेंगे। तो दोस्तों अब अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास ये एक सेंटर्ड कंटेनर है जिसके अंदर हमारे नेविगेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। और अगर हम इसे अपने प्रोजेक्ट के रेफरेंस से कंपेयर करें तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमारा लोगो लेफ्ट मोस्ट साइड पर आएगा और हमारे ये जो नेविगेशन के लिंक्स हैं ये इस कंटेनर के राइट मोस्ट साइड पर आएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट टाइम मार्जिन्स के जरिए अपने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली सेंटर करना सीखा था, तो वही टेक्निक हम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये लेआउट थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो फिलहाल हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं जिसमें नैव लिंक्स और ये इमेज हैं ये हॉरिजॉन्टली स्पेस्ड आउट होने के अलावा वर्टिकली सेंटर्ड भी हैं। यानी कि ये जो इमेज है इसके बिल्कुल सेंटर में अगर आप एक लाइन खींचें तो उसके ऊपर हमारे ये लिंक्स आ रहे हैं। तो इस तरह का जो लेआउट है उसे मार्जिन्स के जरिए अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसके लिए CSS में पहले काफ़ी सारी डिफरेंट टेक्निक्स थी, लेकिन अब डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी जिसे फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं उसके जरिए ये काम आसान हो चुका है। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स या जिसे फ्लेक्स बॉक्स कहा जाता है उसे सीखना है। तो हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स को कैसे यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों फ्लेक्स बॉक्स एक रिलेटिवली डिटेल से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं अपेंडिक्स में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम हम रख देते हैं flexbox.html और इसके साथ ही इसके लिए एक CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे flexbox.css। अपनी फ्लेक्सबॉक्स की जो फाइल है इसमें हम एक एम्प्टी HTML पेज क्रिएट करेंगे, इसका टाइटल रखेंगे फ्लेक्सबॉक्स। यहाँ पर अपनी reset.css की फाइल लिंक करेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर अपनी फ्लेक्सबॉक्स की जो CSS फाइल है वो भी अटैच कर देंगे। इस पेज को हम अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं और अब यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करता हूँ जो कि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं जो कि हमें फ्लेक्सबॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। तो ये बहुत सिंपल से एलिमेंट्स हैं। हमारे पास टॉप लेवल पर एक डिव कंटेनर है जिसको मैंने क्लास दे रखी है फ्लेक्स कंटेनर की और उसके बाद इसमें 3 डिव्स हैं जिनके अंदर हमने टेक्स्ट रखा है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 का और इन तीनों को फ्लेक्स आइटम की क्लास दी है। और अगर हम एक दफ़ा CSS को देख लें तो यहाँ पर फ्लेक्स कंटेनर को मैंने हाइट दी है 100 VH की ताकि ये पूरी स्क्रीन को कवर कर ले और उसके बाद इसको एक बैकग्राउंड कलर दिया है येलो का ताकि हमें ये देखने में आसानी हो सके कि हमारा कंटेनर कहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद जो फ्लेक्स आइटम है उसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया है ताकि ये इजीली अपने बैकग्राउंड के अगेंस्ट डिस्टिंग्विश हो सके। इसका जो टेक्स्ट का कलर था उसे हमने वाइट कर दिया है। इसको एक विड्थ दी है 10 रैम की, एक हाइट दी है 10 रैम की और थोड़ी सी पैडिंग दी है जिसकी वजह से ये एक स्क्वायर बॉक्स नजर आएगा जिसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग होगी। तो अब ब्राउजर की तरफ चलकर इसे देख लेते हैं कि ये कैसा नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर एलिमेंट्स हैं और ये हमारा जो पूरा बैकग्राउंड है ये हमारा वो कंटेनर है। बाय डिफॉल्ट क्योंकि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है इसने पूरी विड्थ को कवर कर रखा था और 100 VH के जरिए हमने इसे अपने स्क्रीन की हाइट दे दी है। तो दोस्तों फ्लेक्स बॉक्स की थोड़ी सी थ्योरी को समझ लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली फ्लेक्सिबल बॉक्स की शॉर्ट फॉर्म है और इसका मकसद जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है
एक फ्लेक्सिबल बॉक्स या कंटेनर क्रिएट करना है जिसके अंदर आप इजीली अपने आइटम्स को लेआउट कर सकें। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पास्ट में जाऊं तो एक सिंपल डिव को इस कंटेनर डिव के बिल्कुल सेंटर में लाना बहुत मुश्किल काम होता था और इसके लिए हमें डिफरेंट किस्म के CSS के ट्रिक्स लगाने पड़ते थे या बाज केसेस में हमें हैक्स लगाने पड़ते थे ताकि हम ये चीज अचीव कर सकें, और फिर भी इसके रिजल्ट्स अक्सर रिलायबल नहीं निकलते थे। तो फ्लेक्स बॉक्स के आने के बाद ये जो लेआउट की अरेंजमेंट है ये बहुत आसान हो गई है और इसका असल मकसद ये होता है कि आप कंटेनर लेवल पर, जो कि फ्लेक्स कंटेनर कहलाता है, उस लेवल पर अपने जो फ्लेक्स के चिल्ड्रन हैं यानी कि उस कंटेनर के जो चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं उनको लेआउट कर सकें। यानी कि जो आपके चिल्ड्रन हैं उनका जो लेआउट है उसे आप कंटेनर से कंट्रोल कर सकें कि हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो किस तरह लेआउट होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्लेक्स बॉक्स यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कंटेनर के ऊपर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी फ्लेक्स रखनी पड़ेगी और हम इसे सेव करेंगे। ये प्रॉपर्टी असाइन करने से हमारी ये जो डिव है जिसे हमने फ्लेक्स कंटेनर की क्लास दे रखी है ये एक फ्लेक्स कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी इस फाइल को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट नजर आता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे आइटम्स पहले बाय डिफॉल्ट डिव्स होने की वजह से, क्योंकि डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रहे थे, यानी कि आइटम 1 यहाँ था, आइटम 2 उसके नीचे और आइटम 3 उसके नीचे था। अब ये एलिमेंट्स हमारे पास हॉरिजॉन्टली स्टैक हो गए हैं और ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई स्टाइलिंग चेंज कंटेनर लेवल पर हुआ है। तो दोस्तों, जब आप अपने किसी एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स बना देते हैं यानी कि उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को फ्लेक्स सेट कर देते हैं तो उसके बाद हमें CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज की एक्सेस मिल जाती है और इन्हीं प्रॉपर्टीज के जरिए हम अपने फ्लेक्स बॉक्स में लेआउट को कंट्रोल करते हैं। इसमें से जो पहली प्रॉपर्टी हम आज देखेंगे वो फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो VS कोड हमारी कुछ हेल्प कर रहा है और हमें पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर एक मेन्यू में दिखा रहा है जिसमें से पहली वैल्यू कॉलम है, फिर कॉलम रिवर्स है, फिर रो है और रो रिवर्स है। तो दोस्तों, फ्लेक्स डायरेक्शन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यानी कि अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी ना भी प्रोवाइड करें तो वो डिफॉल्ट वैल्यू वर्क करेगी, वो रो की वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं इसे रो सेट कर दूं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हमें अपना पेज वैसा ही नजर आएगा जैसे कुछ देर पहले नजर आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रो है। और दोस्तों, फ्लेक्स डायरेक्शन रो की वैल्यू करती ये है कि जो आपके फ्लेक्स चिल्ड्रन होते हैं, जो कि आइटम 1, 2 और 3 हैं, इन्हें एक रो में लेआउट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी रो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाती है और हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम आते हैं। अगर आप एक टेबल की एग्जांपल ले लें तो उसमें टॉप पर जो आपके कॉलम्स होते हैं वो उनकी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम होती है और जो रोज होती हैं वो लेफ्ट टू राइट जाती हैं। तो इसी तरह जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू रो रख देते हैं तो हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो एक रो में लेआउट हो जाते हैं और उसका मतलब है लेफ्ट टू राइट। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी वैल्यू यहाँ पर देखने की है वो कॉलम की वैल्यू होती है और कॉलम जैसे कि मैंने बताया टॉप टू बॉटम आते हैं, इसलिए अगर अब हम चलकर पेज को देखें तो हमारे ये एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम लेआउट हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास रो रिवर्स की एक प्रॉपर्टी है और ये बेसिकली रो के बिल्कुल रिवर्स काम करती है, यानी कि अगर रो लेफ्ट टू राइट जाती है तो ये वैल्यू हमारे एलिमेंट्स को राइट टू लेफ्ट लेआउट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आइटम्स अब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह आप शायद समझ गए होंगे कि जो कॉलम रिवर्स की प्रॉपर्टी है वो बॉटम टू टॉप लेआउट होगी। तो आप देख सकते हैं कि कॉलम रिवर्स होने की वजह से हमारे आइटम्स अब आइटम 1, 2 और 3 बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इसे वापस रो पर सेट कर देते हैं और अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट फ्लेक्स बॉक्स रिलेटेड CSS प्रॉपर्टी पर जाने से पहले हम एक मेजर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में एक एक्सेस का कॉन्सेप्ट होता है और हमारे पास दो टाइप्स के एक्सेस यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो पहला हमारा एक्सेस है उसे हम मेन एक्सेस कहते हैं और जो दूसरा हमारा एक्सेस होता है उसे क्रॉस एक्सेस कहते हैं। तो दोस्तों, मेन एक्सेस क्या है? सिंपली जो आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन की एक्चुअल डायरेक्शन होती है वही हमारा मेन एक्सेस होता है। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो हमारा एक्सेस लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक इनविजिबल एक्सेस है या एक इनविजिबल लाइन है जिसके अक्रॉस ये एलिमेंट्स लेआउट हुए हुए हैं और ये जो हमारा एक्सेस है ये आप ऐसे समझ लीजिए कि इस फ्लेक्स कंटेनर के, जो कि ये येलो नजर आ रहा है, इसके सेंटर में लेफ्ट टू राइट जा रहा है। क्रॉस एक्सेस इस हमारे मेन एक्सेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर या 90 डिग्रीज पे होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारा मेन एक्सेस लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हमारा क्रॉस एक्सेस टॉप से बॉटम पे आ रहा होगा। इसी तरह अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पे सेट है
तो हमारा जो मेन एक्सेस है वो टॉप टू बॉटम हो जाएगा, क्योंकि याद रखिए कि जब आप कॉलम पे फ्लेक्स डायरेक्शन सेट कर देते हैं तो आपके आइटम्स टॉप से बॉटम पे फ्लो करते हैं, यानी कि पहले आइटम 1 आएगा, फिर आइटम 2 उसके नीचे और आइटम 3 उसके नीचे, टॉप टू बॉटम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो मेन एक्सेस है वो हमेशा फ्लेक्स डायरेक्शन की एक्सेस होती है। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर आपकी कॉलम है तो आपकी मेन एक्सेस टॉप टू बॉटम हो जाएगी और फिर क्रॉस एक्सेस आपकी लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर एक्सेस बन जाएगी। तो दोस्तों ये जो इनविजिबल एक्सेस होते हैं जो हमने अभी समझे हैं, मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस, इनके अक्रॉस हम अपने फ्लेक्स आइटम्स को लेआउट कर सकते हैं और उनके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिसके जरिए हम अपने एलिमेंट्स को अपने मेन एक्सेस के ऊपर, यानी कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन में जाने वाला एक्सेस है उसके ऊपर अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी प्रॉपर्टी है वो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे आइटम्स को हमारे मेन एक्सेस के ऊपर अलाइन करती है। तो मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारा जो मेन एक्सेस है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और हमारे ये जो आइटम्स हैं अगर उस एक्सेस के हिसाब से हम देखें तो बिल्कुल स्टार्ट में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस वक्त हमारे मेन एक्सेस की जो वैल्यू है वो स्टार्ट पे सेट हुई हुई है और यही इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। यानी कि अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को स्टार्ट सेट कर दूं तो इस वक्त हमारे एलिमेंट वहीं पर रहेंगे जहां पर ये ऑलरेडी मौजूद हैं। इसी तरह अगर मैं अपने जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेंटर सेट कर दूं और इसे सेव करूं तो आप देखेंगे कि हमारी मेन एक्सिस पर हमारे एलिमेंट्स जो थे वो सेंटर में आ गए हैं। इसी तरह अगर मैं इन एलिमेंट्स को अपने मेन एक्सिस के एंड पर ले जाना चाहूं तो इसके लिए हमारे पास एंड की वैल्यू होती है और आप देख सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स थे अब वो मेन एक्सिस पर एंड पर अलाइन हो गए हैं। इसी तरह अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होती तो जैसे कि मैंने बताया था कि अब हमारी जो मेन एक्सेस है वो टॉप टू बॉटम आ रही है और इस पर एंड यहाँ नीचे बनता है और इसका स्टार्ट यहाँ टॉप पर होगा। इसी तरह इसका सेंटर वर्टिकली सेंटर होगा। हम वापस अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर देते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर देखेंगे वो हमारी आइटम्स को क्रॉस एक्सिस पर अलाइन करने के लिए यूज होती है और ये प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स की। तो दोस्तों जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने बताया आपके आइटम्स को आपके मेन एक्सिस पर अलाइन करने के लिए होती है और ये मेन एक्सिस लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है और टॉप टू बॉटम भी, ये डिपेंड करता है फ्लेक्स डायरेक्शन पे। तो अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे एलिमेंट्स को हमारे क्रॉस एक्सिस पर अलाइन करने के लिए होती है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो जो हमारा क्रॉस एक्सिस है रो होने के बाद वो टॉप टू बॉटम है क्योंकि इसका मेन एक्सिस लेफ्ट टू राइट है। तो दोस्तों हमारी जो ये अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रेच होती है। इसका मतलब कि अगर मैंने इसे कोई वैल्यू ना दे रखी हो तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू स्ट्रेच सेट हुई होगी। हम इसे सेव करते हैं और एक दफ़ा अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें विजिबली कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा और उसकी वजह यह है कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जैसे कि मैंने बताया वो स्ट्रेच पे सेट हुई होती है और जो स्ट्रेच है इसका काम ये होता है कि अगर आपने अपनी क्रॉस एक्सिस पर अपने आइटम्स के साइज को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ तो ये अपने पूरी क्रॉस एक्सिस पर इनको स्ट्रेच करेगी। इस वक्त प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो ये कि हमने इन आइटम्स को एक हाइट दे रखी है। तो ये बात याद रखने की ज़रूरी है कि अगर आप स्ट्रेच की प्रॉपर्टी को एक्शन में देखना चाहते हैं या इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि अलाइन आइटम्स, क्योंकि क्रॉस एक्सिस पर एलिमेंट्स को अलाइन करता है, तो क्रॉस एक्सिस की साइड पर जो कि हमारे केस में फ़िलहाल टॉप टू बॉटम या इस आइटम की हाइट है वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। अगर हम इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दें, फॉर एग्जाम्पल मैं इस आइटम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसकी हाइट को अगर मैं डिसेबल कर दूँ तो आप देख सकेंगे कि अब हमारे जो आइटम्स हैं वो स्ट्रेच्ड हैं और ये अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के मुताबिक काम कर रहे हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने में आसानी पैदा करने के लिए हम फिलहाल इस हाइट को वापस टॉगल ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आप इन आइटम्स को अपने क्रॉस एक्सिस पर सेंटर करना चाहते हो तो हम अलाइन आइटम्स की वैल्यू सेंटर कर सकते हैं। इसे सेव करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो आइटम्स थे ये अब हमारे क्रॉस एक्सिस पर सेंटर में आ गए हैं। तो अगर मैंने इन तीनों आइटम्स को बिल्कुल पेज के सेंटर में लाना हो तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि हम दोनों जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज को सेंटर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स दोनों को सेंटर कर दिया है और मैं इसे सेव करूंगा। आप चलकर देख सकते हैं कि हमारे इस मेन कंटेनर में ये आइटम्स बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। तो दोस्तों अपनी अगली फ्लेक्स प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं फिलहाल अपने जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स दोनों को स्टार्ट में ले आता हूं और अगला काम जो मैं यहां करूंगा वो ये कि अपने HTML में मैं थोड़े से और फ्लेक्स आइटम्स क्रिएट करूंगा।
तो हमारे पास अब यहाँ पर 9 आइटम्स हैं। अभी चलकर इसे ब्राउजर में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 9 आइटम्स मौजूद हैं। और एक चीज जो आप यहाँ पर नोट करेंगे वो ये कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अब जगह कम रह गई है, इस वजह से हमारे जो आइटम्स थे वो अब श्रिंक होना शुरू हो गए हैं, यानी कि ये अपनी पूरी जो स्क्वायर विड्थ थी उस पर नहीं आ रहे। और उसकी वजह ये है कि ये हमारे जो आइटम्स हैं ये एक रो में जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास अब जगह इनकी एक्चुअल विड्थ के हिसाब से कम पड़ गई है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और स्क्वीज करूं तो आप देखेंगे कि इनका साइज और छोटा हो गया है और हमारा फ्लेक्स कंटेनर बाय डिफॉल्ट ये कोशिश कर रहा है कि इन्हें इसी डायरेक्शन में एक ही रो में स्क्वीज करके एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर आप इसे स्क्वीज करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल स्क्वीज ना हो पाएंगे, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो इसके विड्थ को अब बाउंड कर रहा है और उसकी वजह से हमारा पेज ओवरफ्लो हो गया है, या जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर था हमारे आइटम्स उसमें से ओवरफ्लो हो गए हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कवर करेंगे वो इसी इशू को एड्रेस करने के लिए है। अपनी CSS की फाइल में चलते हैं और यहाँ पर हम फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। और दोस्तों इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नो रैप होती है, जो कि अभी हम देख चुके हैं कि जिसकी वजह से हमारे एलिमेंट्स स्क्वीज होते जा रहे हैं और हमारा कंटेनर किसी ना किसी तरीके से उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसे चेंज करके रैप कर दें तो अब चलकर इसका इफेक्ट देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जितने आइटम्स अपनी एक्चुअल विड्थ में पूरे आ सकते थे उतने आइटम्स यहाँ पर एक रो में पूरे आ गए हैं और बाकी के आइटम्स जो थे वो हमारे ओवरफ्लो करने की बजाय रैप होकर निचली रो में आ गए हैं, जिसकी वजह से अब हम जितने भी आइटम यहाँ ऐड करते जाएं वो यहाँ से नीचे चलते जाएंगे। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं वो ये यहाँ पर वियर्ड स्पेसिंग है जो कि हमारे आइटम्स के रैप होने के बाद क्रिएट हो गई है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी बेसिकली तब यूज होती है जब आपके फ्लेक्स आइटम्स रैप हो रहे हों। तो इस केस में नॉर्मली होता यूं है कि जो आपके एलिमेंट्स रैप होते हैं वो आपके क्रॉस एक्सिस पर रैप होते हैं। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन इस वक्त रो है, लेकिन हमारे पास फ्लेक्स रैप की वैल्यू इस वक्त रैप सेट हुई हुई है, जिसकी वजह से ये जो ज्यादा एलिमेंट्स थे ये अब नीचे आ गए हैं और नीचे क्या है हमारा क्रॉस एक्सिस है। तो बेसिकली फ्लेक्स रैप के नतीजे में जो हमारे एलिमेंट्स रैप होते हैं वो हमेशा क्रॉस एक्सिस की तरफ होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं, इसे अगर मैं रो की जगह कॉलम कर दूं, तो अब जब हमारे एलिमेंट्स रैप होंगे तो वो हमारे रो की साइड पर होंगे, यानी कि क्रॉस एक्सिस पर। आप देख सकते हैं कि ये हमारे एलिमेंट्स अब कॉलम होने की वजह से टॉप टू बॉटम जा रहे थे, लेकिन जब ये रैप हुए तो हमारे क्रॉस एक्सिस की साइड पर रैप होना शुरू हुए थे। और ये एक नेचुरल बिहेवियर है। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आपके एलिमेंट्स यहाँ पर फिट नहीं हो सकते तो इनको नेक्स्ट रो में ले जाया जाए। जैसे कि एक न्यूज़पेपर में आप पैराग्राफ्स को देखते हैं जो कि डिवाइडेड लेआउट में होते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जाकर जब एंड होता है तो नेक्स्ट अगले कॉलम के टॉप से शुरू होता है। तो इसी तरह ये वर्क करेगा। हम इसे वापस रो पर सेट करते हैं और हम ये देख लेते हैं कि इस इशू को फिक्स कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों क्योंकि ये जो हमारे आइटम्स हैं ये रैप होने के बाद हमारे क्रॉस एक्सिस पर जा रहे हैं और क्रॉस एक्सिस पर आइटम्स को अलाइन करने के लिए हमारे पास अलाइन आइटम्स की या अलाइन से शुरू होने वाली प्रॉपर्टीज हैं, तो हम यहाँ पर अलाइन कंटेंट की एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं जिसको हम अलाइन आइटम्स की जगह पर भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने इन्हें सेंटर करना हो तो मैं अलाइन कंटेंट को सेंटर कर दूंगा और वापस चलकर इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कंटेंट था अब ये इसमें से वियर्ड स्पेसिंग खत्म हो गई है और ये प्रॉपर्ली सेंटर्ड है। इसी तरह मैं इसकी वैल्यू स्टार्ट भी कर सकता हूं और ये जैसे अलाइन आइटम्स थे उसी तरह काम करेगा और हमारे आइटम स्टार्ट में चले गए हैं। फाइनली हम इसकी एंड की वैल्यू को चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे आइटम्स बॉटम पर आ गए हैं। तो दोस्तों ये तीन प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारे बेसिक लेआउट को कंट्रोल करती हैं, जिसमें जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टीज हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा बेहतर दिखाने के लिए हम फिलहाल ये जो एंड है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक जो इशू आप देख सकते हैं वो ये कि ये सारे आइटम्स एक ही कलर के होने की वजह से एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मर्ज हो गए हैं और आप यहाँ पर बता नहीं सकते कि कौन सा आइटम कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो इन आइटम्स के दरमियान में कुछ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन के साथ जो एक मुश्किल है वो ये है कि हमें हर आइटम को अलग-अलग मार्जिन देना पड़ेगा। अगर हम इसे एक क्लास के जरिए भी टारगेट करें तो हम इन्हें यूनिफॉर्म मार्जिन नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे आइटम 1 और 2 के दरमियान में स्पेस चाहिए
और आइटम 1 से पहले कोई स्पेस नहीं चाहिए क्योंकि आइटम 1 से हमारा कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे आइटम 1 को सिर्फ राइट की स्पेस और बॉटम पे स्पेस चाहिए, ना हम इसे टॉप पर स्पेस दे सकते हैं और ना ही लेफ्ट पर। लेकिन जो आइटम 2 है उसके हमें लेफ्ट पर भी स्पेस चाहिए और राइट पर भी और बॉटम पर भी। इस तरह आप देख सकते हैं कि हर आइटम के लिए हमें डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन डिफरेंट मार्जिन देने पड़ सकते हैं। तो यहां पर हमारी फ्लेक्स बॉक्स की गैप की प्रॉपर्टी काम आती है। तो दोस्तों गैप की प्रॉपर्टी इस तरह काम करती है कि आप इसे आपके फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर वैल्यू देते हैं, यानी कि मैं अपने कंटेनर लेवल पर यहां पर बता सकता हूं कि मुझे यहां पर 1 रैम फॉर एग्जाम्पल गैप चाहिए। तो ये जो गैप है ये हमारे सारे चिल्ड्रंस के अराउंड सही तरीके से क्रिएट हो जाएगा। हम इसे चलकर अपने ब्राउजर की विंडो में देखते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हर चाइल्ड के अराउंड हमारे पास कुछ गैप है जो कि एग्जैक्टली 1 रैम का है। तो दोस्तों अपनी अगली जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है उसे देखने से पहले मैं वापस अपनी HTML की फाइल में जाऊंगा और ये जो एक्स्ट्रा आइटम्स हमने फ्लेक्स बॉक्स के रैप प्रॉपर्टी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्रिएट किए थे, इनको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की ये जो प्रॉपर्टी यूज की थी इसकी हमने 3 वैल्यूज ऑलरेडी देख ली हैं, स्टार्ट, सेंटर और एंड। ये 3 वैल्यूज मैंने पहले इसलिए कवर की थी क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी स्टार्ट, सेंटर और एंड बाकी की 3 ये जो हमारी अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज हैं इनके साथ कॉमन है। तो हमारे पास स्टार्ट, सेंटर और एंड इन तीनों प्रॉपर्टीज की वैल्यू के तौर पर मौजूद है। लेकिन ये जो जस्टिफाई कंटेंट है यानी कि ये जो हमारे मेन एक्सेस के ऊपर एलिमेंट्स लेआउट करने के लिए प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर हमारे पास कुछ और एडिशनल इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी मौजूद हैं। इनमें से पहली प्रॉपर्टी स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी है जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है। हम इसे सेव करते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों स्पेस बिटवीन की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे मेन एक्सेस पर हमारे एलिमेंट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसमें पहला एलिमेंट बिल्कुल लेफ्ट एज पर चला जाता है और जो लास्ट एलिमेंट है वो बिल्कुल राइट एज पर चला जाता है। इसके साथ हमारे जो दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस स्पेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी है, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि इसकी वजह से हमारे हर एलिमेंट को एम्प्टी स्पेस के अंदर से इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करें सेंटर में, तो हमारे जो ये लेफ्ट आइटम है इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी दोनों साइडों पर इवन स्पेस है। इसी तरह हमारे आइटम 2 के पास लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर इक्वल स्पेस है और यूं ही हमारे आइटम 3 के पास भी दोनों साइड्स पर इक्वल स्पेस है। इसी तरह हमारे पास इस प्रॉपर्टी की एक तीसरी वैल्यू स्पेस इवनली की वैल्यू है। इसे अगर हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में और इस कंटेनर के दोनों एजेस पर बिल्कुल इक्वल स्पेस है। दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ और इस प्रॉपर्टी को देखने से पहले हम जो एक छोटा सा चेंज करेंगे वो ये करेंगे कि अपने HTML फाइल में कुछ नए एलिमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नए एलिमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं और ये जो मेन कंटेनर था इसका नाम मैंने फ्लेक्स कंटेनर 2 रख दिया है। इसको एक क्लास दे दी है फ्लेक्स कंटेनर 2 की। हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स हैं उन्हें सेम क्लास है, इसमें फ़र्क ये है कि मैंने हर आइटम को एक अलहदा से क्लास भी दे दी है। यानी कि ये जो आइटम 1 है इसे आइटम 1 की क्लास, फिर आइटम 2 और फिर आइटम 3 की क्लास मैंने असाइन कर दी है। इसी तरह अगर हम अपनी CSS में आएँ तो यहाँ फ्लेक्स कंटेनर को तकरीबन सिमिलर हमने स्टाइलिंग दी है। इसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, डायरेक्शन रो है, थोड़ा सा गैप है, हाइट 100 VH है और बैकग्राउंड कलर मैंने इसे लाइट ग्रे का दे दिया है ताकि इसे दूसरे कंटेनर से डिफरेंशिएट करना आसान हो सके। अभी चलकर हम इसे ब्राउजर में देख लेते हैं कि ये कैसा नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे हमारे पास सेकंड फ्लेक्स कंटेनर है जो कि ग्रे कलर का है और उसके अंदर हमारे पास ये 3 आइटम्स हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वल साइज के 3 यहाँ पर आइटम्स हैं और हमारे पास अपने प्राइमरी एक्सिस पर बाकी की यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। तो दोस्तों अगर हम चाहें कि इनमें से कुछ आइटम्स ग्रो करके इस स्पेस को कवर कर लें तो उसके लिए हमारे पास फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए देखते हैं इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने डिफरेंट आइटम्स को टारगेट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 की क्लासेस हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो आइटम 1 की क्लास है ये पॉसिबल है कि हमने किसी और एलिमेंट को भी दे रखी हो, तो इसलिए हम यहाँ पर डिसेंडेंट सेलेक्टर के जरिए फ्लेक्स कंटेनर 2 में मौजूद जो आइटम 1 की क्लास है उसे टारगेट करेंगे। तो ये हमारा ये स्पेसिफिक ये जो फर्स्ट आइटम है, जो फ्लेक्स कंटेनर 2 का फर्स्ट आइटम है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी देंगे और इसकी वैल्यू फिलहाल 1 रख देते हैं। तो ये जो फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी है ये बेसिकली आइटम लेवल की प्रॉपर्टी है। अब तक हमने फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज देखी थी वो सारी की सारी हमारे फ्लेक्स कंटेनर पर जा रही थी।
अब जो हम प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं वो हमारे आइटम लेवल की प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हमारे फ्लेक्स आइटम्स या जो फ्लेक्स कंटेनर के चिल्ड्रन आइटम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होंगी। तो दोस्तों हमने आइटम 1 को फ्लेक्स ग्रो 1 की प्रॉपर्टी दे दी है। हम इसे सेव करते हैं और वापस चलकर ब्राउजर में देखते हैं कि इसका क्या असर नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आइटम 1 ने जितनी भी पॉसिबल जगह थी हमारी एम्प्टी स्पेस में से वो एक्वायर कर ली है, और बाकी की जो जगह थी उसमें आइटम 2 और आइटम 3 आ गए हैं। इसी तरह अगर हम चाहें कि हमारा जो आइटम 2 है वो भी ग्रो कर जाए, तो हम यहाँ पर अपने आइटम 2 को टारगेट कर सकते हैं और इसको भी फ्लेक्स ग्रो फिलहाल 1 कह देते हैं। हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आइटम 1 और आइटम 2 दोनों ने इक्वली जो स्पेस थी वो अपने दरमियान डिवाइड कर ली है, और आइटम 3 उतने का उतना है क्योंकि इसे हमने ग्रो पर सेट नहीं किया। तो दोस्तों अब हम जो चीज नोट करेंगे वो ये कि हमने यहाँ पर 1 की वैल्यू डाली है। तो आपका क्वेश्चन नेचुरली ये होगा कि यहाँ पर क्या कोई और नंबर भी आ सकता है? तो बिल्कुल, यहाँ पर आप 2 भी डाल सकते हैं, और इसका असर जो होगा वो ये होगा कि ये जो नंबर्स होते हैं ये फ्लेक्स आइटम्स के दरमियान रिलेटिव यूनिट का काम करते हैं। यानी कि मैंने अपने पहले आइटम को अगर फ्लेक्स ग्रो 1 की वैल्यू दी है और अपने सेकंड आइटम को फ्लेक्स ग्रो 2 की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब ये है कि जब अवेलेबल स्पेस में ये दोनों आइटम्स ग्रो करेंगे तो ये जो एलिमेंट है मेरा आइटम 2 जिसकी फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू 2 है, ये ट्वाइस द रेट ऑफ फर्स्ट आइटम ग्रो करेगा। हम इसे सेव करते हैं और चलकर देखते हैं ब्राउजर में कि ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आइटम 2 जिसको फ्लेक्स ग्रो 2 की वैल्यू हमने दी थी वो ट्वाइस द रेट ऑफ आइटम 1 ग्रो किया है और तकरीबन डबल साइज में नजर आ रहा है। यहाँ पर तकरीबन का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर आप नोट करें तो विजुअली आप देख सकते हैं कि आइटम 2 एग्जैक्टली डबल द साइज ऑफ आइटम 1 नहीं है, और इस चीज को हम अपनी अगली प्रॉपर्टी के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की विंडो में। अपनी नेक्स्ट फ्लेक्स आइटम से रिलेटेड प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम अपने दोनों आइटम्स के फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू को 1 सेट करेंगे और एक दफा चलकर इसे ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आइटम्स दोनों एक ही प्रोपोर्शन में ग्रो हुए हैं। वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। तो अपनी नेक्स्ट फ्लेक्स बॉक्स आइटम से रिलेटेड प्रॉपर्टी को देखने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज ये करूंगा कि ये जो मेरा आइटम 2 है इसकी विड्थ को मैं, जो कि ऑलरेडी 10 रेम्स है, मैं इसे इंक्रीज करके 20 रेम्स कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों आइटम्स का फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू 1 है, जबकि इसकी विड्थ 20 रैम है जो सेकेंड आइटम है। तो दोनों आइटम्स का फ्लेक्स ग्रो 1 होने की वजह से शायद हम ये गलत समझ बैठे कि ये दोनों आइटम्स एक ही प्रोपोर्शन से ग्रो करेंगे और इनका एक ही साइज होगा। हम चलकर अपने ब्राउजर में देखते हैं कि इसके विड्थ को 20 रैम सेट करने के बाद हमें क्या डिफरेंस नजर आता है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो आइटम 2 है वो आइटम 1 से अब बड़ा है और ये तकरीबन 10 रैम्स ही बड़ा होगा। तो दोस्तों फ्लेक्स ग्रो की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह काम करती है कि हमारे नेचुरल फ्लो में जो आइटम्स होते हैं, जैसे पहले 10 रैम के हमारे पास यहाँ 3 आइटम्स थे, उसके बाद जो बाकी स्पेस बचती है ये उस स्पेस को उन एलिमेंट्स के ऊपर डिवाइड करने की कोशिश करता है जो कि फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ आइटम 1 था जिसकी विड्थ 10 रैम है, उसके बाद आइटम 2 आ गया जिसकी विड्थ अब 20 रैम्स है, और इसके बाद आइटम 3 आ गया जिसकी विड्थ अगेन 10 रैम है। उसके बाद जो स्पेस बची उस स्पेस को हमारे फ्लेक्स बॉक्स ने हमारे फ्लेक्स ग्रो वाले आइटम्स जो कि आइटम 1 और 2 हैं इन पे इक्वल प्रोपोर्शन से डिवाइड किया। तो बेसिकली हमारा आइटम 2 इनिशियली आइटम 1 से बड़ा था, इसलिए जब इसे वो इक्वल स्पेस मिली तो ये नेचुरली आइटम 1 से बड़ा नजर आएगा। तो यहाँ से जो चीज़ हमें पता चलती है कि जो फ्लेक्स ग्रो है वो हमारी रिमेनिंग स्पेस को डिवाइड करता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे कुछ एलिमेंट्स जैसे कि आइटम 1 और आइटम 2 हैं ये इक्वल विड्थ के हों तो सिर्फ फ्लेक्स ग्रो इन पर लगा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें किसी तरीके से इनकी जो इनिशियल विड्थ है उसे भी ऑल्टर करने की ज़रूरत है। तो हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की स्क्रीन में और देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया हमारे पास यहाँ पर 3 आइटम्स हैं, आइटम 1, 2 और 3। आइटम 1 की जो विड्थ थी वो 10 रैम्स थी, फिर आइटम 2 की विड्थ 20 रैम्स थी, और फिर थर्ड आइटम की विड्थ भी 10 रैम्स थी। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो बाकी स्पेस बची थी उस स्पेस को फ्लेक्स ग्रो इन दोनों आइटम्स के ऊपर इक्वल प्रोपोर्शन से, या यहाँ पर जो भी नंबर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उस प्रोपोर्शन से डिवाइड करेगा। लेकिन क्योंकि हमारे आइटम 2 की इनिशियल विड्थ ही 20 रैम है, तो जब वो स्पेस डिवाइड होकर इस 20 रैम पर ऐड होगी तो वो हमेशा आइटम 1 की स्पेस है जो कि 10 रैम थी, और उसमें जो ऐड होने के बाद स्पेस कैलकुलेट हुई तो आइटम 2 की वो जो स्पेस है वो हमेशा आइटम 1 से ज़्यादा होगी।
इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, या अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो आइटम्स हैं वो एक खास प्रोपोर्शन से बढ़ें, तो हमारे पास फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी होती है जो कि अगेन फ्लेक्स आइटम के ऊपर सेट की जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्स बेसिस मिसाल के तौर पर 10 रैम सेट कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि जब फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमारा फ्लेक्स बॉक्स कुछ स्पेस को डिवाइड करने की कोशिश करेगा, तो इस आइटम की जो इनिशियल विड्थ है वो फ्लेक्स बेसिस से उठाएगा बजाय इसके कि इसकी नेचुरल विड्थ से। यानी कि वैसे तो इसकी विड्थ 20 रैम्स है, लेकिन फ्लेक्स बेसिस के यहाँ आने के बाद ये कंसीडर करेगा कि इसकी विड्थ 10 रैम्स है। हम इसे सेव करते हैं और वापस चलकर देखते हैं कि इसका असर हमारे लेआउट पर क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों की विड्थ 10 रैम्स है, फ्लेक्स बेसिस के जरिए हमने आइटम 2 की इनिशियल विड्थ भी इसको 10 रैम्स ही बताई थी, तो जब फ्लेक्स ग्रो ने अपना काम किया तो उसने इन दोनों को इक्वल स्पेस असाइन कर दी है। यहाँ पर एक नीट ट्रिक जो यूज़ किया जाता है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लेक्स कंटेनर के कुछ आइटम्स इक्वल विड्थ के हों या हमेशा इक्वल विड्थ के हों, तो हम उनकी फ्लेक्स बेसिस को नॉर्मली 0 सेट कर देते हैं। इस तरह होता कुछ यूँ है कि मिसाल के तौर पर इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी फ्लेक्स ग्रो की कैलकुलेशन शुरू हुई, तो हमारे पास शुरू में सिंपली एक आइटम था जो कि आइटम 3 है, जिसको हमने अभी तक छेड़ा नहीं है, तो उसकी विड्थ 10 रैम है। तो उस 10 रैम के बाद हमारे पास जो बाकी सारी स्पेस बचेगी वो फ्लेक्स बेसिस 0 कंसीडर करने की वजह से सारी एम्प्टी स्पेस कंसीडर होगी। उसको जब हम फ्लेक्स ग्रो के जरिए डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू की प्रोपोर्शन के जरिए, तो वो हमेशा ठीक डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एक छोटा सा ये ट्रिक है कि आपने अपने फ्लेक्स के आइटम्स को अगर इक्वल विड्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो नॉर्मली हम उनकी फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू 0 सेट कर देते हैं और फिर फ्लेक्स ग्रो के जरिए उनको बाकी की स्पेस डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट जो फ्लेक्स बॉक्स आइटम से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसको देखने के लिए हम एक और कॉपी इस HTML की बना लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने फ्लेक्स कंटेनर 2 की एक कॉपी बना ली और इसका नाम हमने फ्लेक्स कंटेनर 3 रख दिया है और इसे क्लास दे दी है फ्लेक्स कंटेनर 3 की। यहाँ इसकी CSS में हमने फ्लेक्स कंटेनर 3 को एग्जैक्टली फ्लेक्स कंटेनर 2 की तरह रिप्रोड्यूस किया है, सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज करके हमने येलो कर दिया है ताकि हम इसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें। और यहाँ पर मैंने फ्लेक्स कंटेनर 2 के आइटम 1 को टारगेट किया है, जिसको अभी हमने ब्लैंक छोड़ा है। अभी चलकर हम इसे ब्राउजर में देख लेते हैं। तो अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पर हमारा तीसरा फ्लेक्स कंटेनर मौजूद है। अब जो अगली प्रॉपर्टी हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर अपने जो राइट साइड पर टैब है इसको ड्रैग करके अपने विड्थ को थोड़ा सा श्रिंक करेंगे और आप यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर देखेंगे कि आपके एलिमेंट्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 इक्वल प्रोपोर्शन से श्रिंक हो रहे हैं। अब अगर हम चाहें तो अपनी अगली प्रॉपर्टी को यूज करके इसके श्रिंक होने के रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की विंडो में और यहाँ पर मैं अपने आइटम 1 के ऊपर, जो कि बेसिकली कंटेनर 3 का आइटम 1 है, यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक की एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा और इसकी वैल्यू में 0 कर दूंगा, जिसका मतलब कि ये श्रिंक नहीं होगा। और अब अगर मैं अपनी विड्थ को श्रिंक करूं तो आप देखेंगे कि हमारे आइटम 2 और आइटम 3 इक्वल प्रोपोर्शन से श्रिंक हो रहे हैं, जबकि हमारा आइटम 1 वहीं का वहीं मौजूद है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर हमने फ्लेक्स श्रिंक 0 की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है। इसी तरह अगर मैं वापस आऊं और यहाँ पर अपने बाकी के 2 आइटम्स को टारगेट करूं जो कि आइटम 2 और आइटम 3 हैं, तो यहाँ पर हम जैसे फ्लेक्स ग्रो में एक प्रोपोर्शनल वैल्यू दे सकते हैं, इसी तरह हम फ्लेक्स श्रिंक के लिए भी एक प्रोपोर्शनल वैल्यू दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 1 और आइटम 3 को 2 कर देता हूँ। इसका मतलब ये कि जब ये आइटम श्रिंक करेंगे तो हमारा आइटम 3 हमारे आइटम 2 के निस्बत डबल के रेट से श्रिंक करेगा। हम इसे सेव करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम अपनी विड्थ को श्रिंक करें तो हमारा आइटम 1 बिल्कुल श्रिंक नहीं कर रहा, आइटम 2 थोड़ा श्रिंक कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, और आइटम 3 डबल द रेट ऑफ आइटम 2 श्रिंक कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू। तो दोस्तों, फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड जो लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे वो भी हमारे फ्लेक्स बॉक्स के आइटम्स से रिलेटेड हैं। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की विंडो में और उन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं उसके लिए हम एक छोटा सा चेंज यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो हमारा कंटेनर है इसके ऊपर हम अलाइन आइटम्स की एक वैल्यू दे देंगे। तो मिसाल के तौर पर हम अपने आइटम्स को अपने क्रॉस एक्सिस पर सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं। तो हम वापस चलेंगे अपने ब्राउज़र की तरफ और एक दफ़ा इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों आइटम्स अब सेंटर में आ चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो
कि आपके बाकी के आइटम्स तो एक खास तरीके से अलाइन हो, लेकिन इनमें से एक आइटम मिसाल के तौर पर या दो आइटम्स या जितने भी आइटम्स आप चाहें किसी डिफरेंट तरीके से अलाइन हो रहे हों। मिसाल के तौर पर हम आइटम 3 की एग्जांपल ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो बाकी आइटम्स हैं ये तो हमारे सेंट्रली अलाइन हो गए हैं, लेकिन क्रॉस एक्सेस पर जो आइटम 3 है वो हमारा स्टार्ट में ही रहे। उसके लिए हम इस स्पेसिफिक आइटम के ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी है वो आइटम 3 के ऊपर हम लिखेंगे मिसाल के तौर पर, वो होगी अलाइन सेल्फ की। तो अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी क्रॉस एक्सेस पर इस स्पेसिफिक आइटम को अलाइन करेगी। तो यहां पर जो हम वैल्यूज इसे दे सकते हैं वो हम मिसाल के तौर पर फ्लेक्स स्टार्ट की दे सकते हैं। हम इसे सेव करेंगे और वापस चलकर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा थर्ड आइटम था ये स्टार्ट में आ गया है। इसी तरह हमारे पास सेंटर, जो कि इसकी ऑलरेडी सेंटर थी क्योंकि ये जो टॉप लेवल पे इसका कंटेनर है उसको हमने अलाइन आइटम सेंटर दिया हुआ है, वो दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हम इसे फ्लेक्स एंड की वैल्यू दे सकते हैं। तो ये जो हमारा स्पेसिफिक आइटम है ये एंड पर अलाइन हो गया है। और ये बात याद रहे कि ये जो अलाइनमेंट है ये क्रॉस एक्सिस पर है। जो लास्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड आज हम कवर करेंगे वो है ऑर्डर की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अगर हम एक बार अपनी HTML फाइल को देख लें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि एक खास ऑर्डर से हमने ये 3 एलिमेंट्स प्लेस किए हैं। यानी कि जो हमारा आइटम 1 है वो टॉप पर है, फिर आइटम 2 आता है और उसके बाद थर्ड नंबर पर आइटम 3 है। तो अगर हम ये चाहें कि लेआउट में हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें लेकिन हमारे जो HTML के स्ट्रक्चर में ये लेआउट सेम रहे, तो ये चीज हम फ्लेक्स बॉक्स में ऑर्डर की प्रॉपर्टी के जरिए अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त फ्लेक्स डायरेक्शन रो होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर पहले आइटम 1 है, फिर आइटम 2 है और उसके बाद आइटम 3 है। अगर हम चाहें कि हमारा आइटम 3 पहले नंबर पर नजर आए, उसके बाद आइटम 1 आए और फिर आइटम 2 आए, तो ये चीज हम ऑर्डर के जरिए अचीव कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर की विंडो में और इस ऑर्डर को चेंज करके देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी भी हमारे आइटम लेवल पर जाएगी क्योंकि हर आइटम को हम उसका ऑर्डर दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये जो हमारा पहला आइटम है इसको हम ऑर्डर 2 दे देते हैं, अपने सेकंड आइटम को ऑर्डर 3 दे देते हैं और अपने थर्ड आइटम को हम ऑर्डर 1 दे देते हैं। तो हमारा जो थर्ड आइटम है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा फर्स्ट आइटम आ जाएगा और फिर थर्ड नंबर पे हमारा सेकंड आइटम चला जाएगा। वापस चलकर इसे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड आइटम अब पहले नंबर पर रेंडर हो रहा है, उसके बाद हमारा आइटम 1 आ रहा है और लास्ट में हमारे पास आइटम 2 आ रहा है। तो इस ऑर्डर के जरिए हम अपना जो विजुअल रेंडरिंग का ऑर्डर है इन एलिमेंट्स का वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक हमने फ्लेक्स बॉक्स की जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं उन सबको कवर कर लिया है और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इन प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने का होगा। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की एक्चुअल फाइल्स की तरफ। मैं इन फाइल्स को ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त 011.html और 011-styles.css की फाइल्स खुली हुई हैं और जो नेक्स्ट काम हम यहाँ पर करेंगे वो इन लेआउट इश्यूज को एड्रेस करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के जरिए। तो हम एक दफ़ा इसे अपने ब्राउज़र में खोल कर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट हमारे सामने है। हम इसे इंस्पेक्ट करके एक दफ़ा अपने डेवलपर टूल्स खोल लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स हमारे क्या होंगे। तो अगर हम अपने इस नैव के कंटेनर को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मार्जिन के जरिए हमने सेंटर कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा काम था वो ये था कि इसमें से हमारे पास जो इमेज है वो हमारा लेफ्ट साइड पर आ जाए और जो हमारी यूएल है वो राइट साइड पर चली जाए। तो ये चीज़ हम फ्लेक्स बॉक्स के जरिए बड़ी इजीली एड्रेस कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर हमारी जो टॉप नैव है उसको सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स की वैल्यू देंगे। इसको सेव करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ विजुअल चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं। हम वापस आएंगे और यहाँ पर अब हमारा जो फ्लेक्स डायरेक्शन है जैसे कि मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, तो उसे हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मेन एक्सिस पर जस्टिफाई करेंगे कंटेंट को और इसे हम स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन करेंगे। स्पेस बिटवीन असाइन करने से आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो लोगो था ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर चला गया है और हमारी जो ये लिस्ट थी जिसमें हमारे लिंक्स मौजूद हैं ये बिल्कुल राइट साइड पर पुश हो गई है। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि इन दोनों आइटम्स को जो कि हमारी लिस्ट है और हमारा इमेज है, इन दोनों को अपने कंटेनर के जो फ्लेक्स कंटेनर है उसके सेंटर में अलाइन करेंगे, यानी कि अपने क्रॉस एक्सिस पर इन्हें अलाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी मौजूद है जिसे हम सेंटर सेट करेंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इमेज अपने कंटेनर के बिल्कुल लेफ्ट पर चला गया है और हमारा जो नेविगेशन थी वो राइट साइड पर आ गई है और ये दोनों वर्टिकली भी सेंटर्ड हैं।
और फ्लेक्स बॉक्स पर इतना टाइम लगाने के बाद आपको इसके एडवांटेज का यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी आसानी से हमने ये चीज़ अचीव कर ली है। एक काम जो हम यहाँ पर और करेंगे वो ये कि इसको थोड़ा सा श्रिंक करके देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारा लोगो का इमेज है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जाकर चिपक गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन देंगे ताकि ये थोड़ा सा बेहतर नजर आ सके। तो अपने इस लोगो के इमेज को हम यहाँ पर 1 रैम का चारों साइड पर मार्जिन दे देंगे। वापस चलकर इसे अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज अब बहुत बेहतर नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड से बिल्कुल कॉर्नर में नहीं चिपका हुआ। तो दोस्तों ये जो हमारी नेविगेशन थी इसकी बेसिक लेआउट स्टाइलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो एक चीज यहाँ पर मिसिंग है इन कंपैरिजन टू आवर रेफरेंस प्रोजेक्ट वो ये फॉन्ट का डिफरेंस है, जो कि यहाँ पर एक डिफॉल्ट फॉन्ट चल रहा है और इसको हम आगे चलकर कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स और मार्जिन्स के जरिए किस तरीके से हमने अपने नेविगेशन को ठीक से लेआउट कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फ्लेक्स बॉक्स को बहुत डिटेल में कवर किया है। फ्लेक्स बॉक्स एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि आपको सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। अगर आपको पहली बार में ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ नहीं आया तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको चाहिए कि आप इस पर प्रैक्टिस करें और आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट्स आप पर क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने प्रोजेक्ट की स्टाइलिंग का सिलसिला हम जारी रखेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।